हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। सो देखिए, कैसे नेचर से नाइट्रिक एसिड मिलता है उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। और हमने ये जाना कि अगर नाइट्रिक एसिड को लेबोरेटरी के अंदर मुझे अगर प्रोड्यूस करना है तो उसका क्या मेथड है। आज के लेक्चर के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि अगर लार्ज स्केल के अंदर अगर मुझे अपने नाइट्रिक एसिड को मैन्युफैक्चर करना हो तो कौन से प्रोसेस से हम उसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर लार्ज स्केल के अंदर हम नाइट्रिक एसिड को प्रोड्यूस करना चाहते हैं या मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं तो जिस प्रोसेस से उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है उसका नाम है ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। सिंपल सी बात है कि 1914 के अंदर हमारे नाइट्रिक एसिड को लार्ज स्केल के अंदर मैन्युफैक्चर करने के लिए एक जर्मन केमिस्ट जिनका नाम था ऑस्टवाल्ड, उन्होंने एक प्रोसेस बनाया। इसमें 3 स्टेजेस के प्रोसेस है एंड इस प्रोसेस का नाम दिया ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। अब इस प्रोसेस के अंदर जैसे मैंने कहा कि 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले स्टेप्स के अंदर हम करते हैं द कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ एमोनिया। बेसिकली इस पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर हम एमोनिया को और ड्राई एयर को आपस में मिलाकर किसी कैटलिस्ट के थ्रू हम पास करवाते हैं, जिससे इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है एमोनिया की और हमें नाइट्रिक ऑक्साइड मिल जाता है। स्टेप नंबर 2 में इसी जो नाइट्रोजन मोनोक्साइड जो है, जो नाइट्रिक ऑक्साइड जो हमारा है, उसको फर्दर हम ऑक्सीडेशन चैम्बर में भेजते हैं ताकि उसके फर्दर ऑक्सीडेशन हो सके और उससे बनता है हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और तीसरे और आखिरी स्टेप के अंदर हम उसकी एब्जॉर्प्शन करवाते हैं एब्जॉर्प्शन टावर के अंदर, जिसके अंदर ये जो गैस हमारी होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है उसको मिक्स किया जाता है हमारे पानी के साथ ताकि एट द एंड रिजल्ट हमें हमारा नाइट्रिक एसिड मिल सके। अब इन सभी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप कैसे हमने समझना है, अब हम वो समझते हैं। देखिए, ये जो पूरा प्रोसेस आप यहां पे देख रहे हो, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास कैसे अमोनिया गैस को कैसे हम कैटलिस्ट जो कि प्लेटिनम का बना होता है उसके थ्रू पास करके कैसे ऑक्सीडेशन करते हैं और फिर उसके बाद कैसे उसको ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर में डाला जाता है और लास्ट में कैसे एब्जॉर्प्शन टावर के अंदर डाल के उसका नाइट्रिक एसिड बनाया जाता है, इन सभी को हमने स्टेप बाय स्टेप स्टडी करना है। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं अपने सबसे पहले स्टेप के बारे में, जो है हमारा दैट इज कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ एमोनिया। अब देखिए, जब हम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ एमोनिया के बारे में बात करते हैं तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर क्या किया जाता है, पहले मैं आपको थोड़ा सा उसका एक आइडिया सा दे देता हूं कि क्या इसमें किया जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो एमोनिया गैस प्लस साथ में जो ड्राई एयर है उनको एक फिक्स्ड रेशियो के फॉर्म में जब हम यहां पे बात करते हैं ड्राई एयर की, तो ये जो एयर है ये एक्चुअली फ्री फ्रॉम कार्बन होना चाहिए, फ्री फ्रॉम कार्बन होना चाहिए, इसमें कोई कार्बन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और नंबर 2, इसमें कोई भी डस्ट पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए। तो ऐसी एयर को हम अपने अमोनिया के साथ मिक्स करते हैं और उनका बाय वॉल्यूम क्या रेशियो होता है, वो होता है 10:1। तो सिंपल सी बात है, यहां से 10 वॉल्यूम हवा का जो फ्री फ्रॉम कार्बन है और डस्ट पार्टिकल्स है और 1 वॉल्यूम अमोनिया गैस का, उनको आपस में कंप्रेस करके पहले उसको कंप्रेस किया जाता है और फिर उसको पास करवाया जाता है हमारे प्लेटिनम की जो गॉज है ना इसके ऊपर से। ये क्या है, ये हमारा प्लेटिनम गॉज है। अगर आपने कभी भी प्लेटिनम का गॉज नहीं देखा तो वो कुछ इस तरीके का होता है, जैसे जालीदार सा होता है। ये जो आप प्लेटिनम गॉज यहां पे देख रहे हो, इसके टेम्परेचर को 800 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन किया जाता है और फिर जो आपकी ये जो कंप्रेस्ड गैस है उसको इस पर्टिकुलर गॉज में से पास किया जाता है। तो अब सवाल यह होता है कि जब हम इस अमोनिया गैस और हवा के मिश्रण को जो कंप्रेस करके हमने इसमें से पास किया है, तो जब इसमें से पास करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं, जैसे यहां पे लिखा है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ एमोनिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर इसका ऑक्सीडेशन टेक प्लेस करेगा। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो हमारे पास मिलता है हमें एमोनिया, इस अमोनिया के साथ हम अपने ऑक्सीजन को मिला देंगे और साथ में
यहां पे जो टेम्परेचर है वो रखा जाता है 800 डिग्री सेल्सियस का, और यहां पर जो प्लेटिनम इस्तेमाल किया है वो एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल किया है ताकि रिएक्शन जो है वो तेज हो सके। इससे हमें दो बेसिक प्रोडक्ट मिलते हैं। एक तो मिलता है नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बेसिकली हमें मिलता है, और साथ में आपको मिलता है पानी, दैट इज H2O। और एक बात और बता दूं, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या है ये? एक एक्सोथर्मिक आपका दैट इज थर्मिक आपका रिएक्शन है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से इसमें से हीट भी आपकी प्रोड्यूस होती है। तो मोटी मोटी बात जो समझनी है इसके अंदर वो ये है कि हमारे अमोनिया का ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिससे हमें मिलता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, साथ में पानी, साथ में हीट। अब सबसे बड़ी बात रह जाती है कि सर हमें इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस कैसे किया जाएगा? तो यहां पे हम अपना 4 टाइम्स ये लेकर, ये आपका 5 टाइम्स होगा, यहां पे ये 4 टाइम्स है और ये 6 टाइम है, और जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये आपका प्रॉपर्ली यहां पर बैलेंस हो चुका है। तो सबसे पहली बात इसमें यह है कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है आपका। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से, थोड़ा सा इसको मैं ठीक कर दूं पहले, यहां पे हीट प्रोड्यूस होती है। और सबसे मजेदार बात पता क्या है कि इस चैम्बर के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए यही जो हीट प्रोड्यूस होती है सफिशिएंट होती है। मतलब ये कि जो अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है वो इस चैम्बर के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए सफिशिएंट है। मतलब ये कि जो प्लेटिनम गॉज यहाँ पे यूज किया जाता है उसका टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस में मेंटेन रहता है ड्यू टू द अमाउंट ऑफ हीट जो जनरेट हो रही है हमारी। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसके बाद क्या? देखिए, तो आपको ये बात तो समझ में आ गई, मेरे पास अमोनिया है, एयर है, उनको आपस में मिलाया और उससे क्या बना? फाइनली उससे बना मेरे पास यहां पर दैट इज NO। अब उस NO को, उस नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को हम अपने हीट चैम्बर से पास करते हुए इस कूलर के अंदर पास करते हैं। अब इस कूलर में क्या होता है? देखो क्या होता है ना कि आपका जो भी यहाँ पे गैस है, ठीक है, वो गैस इस पाइप के थ्रू यहाँ अंदर एंटर करेगा और इस पाइप से होते हुए ऊपर की तरफ जाएगा। यहां पर आपका वाटर है, ठंडा पानी होता है। वो ठंडा पानी इस गरम गरम गैस को थोड़ा सा कूल डाउन कर देता है, थोड़ा उसको ठंडा कर देता है, और ठंडा करने के बाद उसके अंदर फिर से मिलाई जाती है हवा, और उस हवा को मिलाकर इन, मतलब कौन सी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे? बात कर रहा हूं नाइट्रोजन ऑक्साइड की प्लस हवा को, दोनों को फिर से इस ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर में दोबारा डाला जाता है। इस ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर के अंदर जो टेम्परेचर मेंटेन रहता है वो है 50 डिग्री सेल्सियस का। एंड ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये एक ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर है तो इसका काम क्या होगा? ऑक्सीडेशन करना। सो फाइनली क्या होता है मैं आपको उसके बारे में बताता हूं। सो देखिए, जैसे मैंने आपको कहा, यहां पर सबसे पहले हमें नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलता है, बेसिकली नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, सिंगल ऑक्सीजन है इसमें, और ऊपर से आती है हवा। इन दोनों को इसमें पास किया जाता है और टेम्परेचर जो मेंटेन किया जाता है वो है हमारा 50 डिग्री सेल्सियस। और ऐसा करने से फाइनली हमें क्या मिलता है? हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलता है, क्योंकि हम नाइट्रोजन ऑक्साइड की फिर से क्या कर देते हैं? ऑक्सीडेशन कर देते हैं। तो हमारा यहां पर नाइट्रोजन जो ऑक्साइड है वो एक्चुअली में गैसियस स्टेट के अंदर है। ऑफ कोर्स ये गैसियस स्टेट के अंदर है। ऑक्सीजन जो है वो भी गैसियस स्टेट के अंदर है। टेम्परेचर जो है वो रखा जाता है 50 डिग्री सेल्सियस के अंदर, और फिर से हमें मिलता है NO2 एज अ गैस। बात रह जाती है इसको थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए, तो ये O2 है, ये O2 है, यहाँ पे 3 हो गए ना, इसको डबल कर देते हैं, पहले इसको भी डबल कर देते हैं। ऐसा करने से ऑक्सीजन 4 हो जाएगा, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 4, नाइट्रोजन। तो इस तरह से देखो आपका ऑटोमेटिकली ये पूरी इक्वेशन है ये बैलेंस हो जाती है। सो आई होप आपको ये पर्टिकुलर जो प्रोसेस है वो आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली यहाँ पे हो क्या रहा है आपका, है ना। अब हम बात करने वाले हैं अपना स्टेप नंबर 3 की। देखिए इस स्टेप के अंदर क्या होता है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ऑक्सीडेशन चैम्बर में हमें जो NO2 हमें मिलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमें मिलता है, उसको हम पास करते हैं कहां पर? इस एब्जॉर्प्शन टावर के अंदर। इस एब्जॉर्प्शन टावर के अंदर अगर देखा जाएगा तो लेयर्स के अंदर ना आपके इस तरह के क्वार्ट्ज के क्रिस्टल जो हैं वो अरेंज किए जाते हैं।
अब क्यों किए जाते हैं इसका रीजन मैं आपको जरूर एंड में दे दूंगा, लेकिन अभी के लिए यह समझिए कि इस एब्जॉर्प्शन टावर के अंदर ऐसे जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल है उनको लेयर्स की फॉर्म में रखा जाता है, और यहां ऊपर से जो हल्का सा कोसा पानी जिसको कहते हैं मतलब वार्म वाटर को ऊपर स्प्रिंकल किया जाता है, और ऐसा करने से हमारा ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो उस पानी के अंदर मिलकर हमें नाइट्रिक एसिड दे देता है। तो पहले तो मैं आपके लिए यहां पर प्रॉपर रिएक्शन लिख देता हूं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, कि हमारा जो NO2 है जो कि हमारा यहाँ पे गैस है वो एक्चुअली रिएक्ट करता है मेरे पानी के साथ जो कि लिक्विड फॉर्म के अंदर है। और एक बात आपको बताता हूँ, कभी कभार इस एब्जॉर्प्शन टावर के अंदर ताकि प्रॉपर वे के अंदर आपका नाइट्रिक एसिड बन सके हमें कुछ और एडिशनल हवा भी अंदर मिक्सअप करनी पड़ती है इस NO2 के साथ, तो इसलिए साथ में हम जरूर यहाँ पर O2 भी लिखेंगे जो कि गैसियस स्टेट के अंदर है। और फाइनली हमें हमारा जो नाइट्रिक एसिड है दैट इज HNO3 जो कि एक्वस स्टेट के अंदर होता है, एक्वस स्टेट के अंदर होता है, वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। अब बात सिर्फ इतनी कि इसको हमें फिर से क्या करना है, बैलेंस करना है। तो ये आएगा 4 आपका, ये आपका 2 आ जाएगा, और नीचे आपके पास बेटा यहाँ पे फिर से 4 है। आप एक बार इसको चेक कर लीजिए, तो इस तरीके से आपका ये जो पूरा इक्वेशन है यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे आपको 2-3 बातें और बतानी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो ये है कि इस एब्जॉर्प्शन टावर के नीचे यहां पर जो आपको नाइट्रिक एसिड मिल रहा है वो लगभग 50% कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म के अंदर होता है। हम इस पर्टिकुलर नाइट्रिक एसिड का फर्दर डिस्टिलेशन हम करते हैं, और फर्दर डिस्टिलेशन करके हमें लगभग 68% नाइट्रिक एसिड यहां पर मिल जाता है। ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म के अंदर होगा, और यही वो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है जिसको हम अपने लैब में यूज करते हैं। तो आई होप ये पूरा जो प्रोसेस है ये एक तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या करते हैं। गुड। देखिए, अब हमें बात करनी है अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। जो एब्जॉर्प्शन टावर के नीचे हमें नाइट्रिक एसिड मिला है वो ऑफ कोर्स हमारा यहाँ पे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है, HNO3 है हमारा। तो अब हमारा काम क्या है, इसको कॉन्सेंट्रेट करना। अब कॉन्सेंट्रेट करने के लिए सबसे पहले हम इसको निकालकर इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। क्या होता है ना कि HNO3 और पानी इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में लगभग 18 डिग्री का फर्क होता है। इस फर्क की वजह से हमारा जो पानी है वो धीरे धीरे इसमें वेपर के फॉर्म में निकलना शुरू हो जाएगा, और बाय वेट HNO3 इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर उसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ने लग जाती है। जिस टाइम इसकी कॉन्सेंट्रेशन 68% बाय वेट इस सॉल्यूशन में रह जाती है, उसके बाद फर्दर ये और कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता। मतलब ये कि एक ऐसा कांस्टेंट टेम्परेचर यहां पर मेंटेन हो जाता है जिसको एजियोट्रॉपिक बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। अब ये टर्म के ऊपर आप मत जाइए, आप सिंपल सी बात ये समझिए कि एक ऐसा टेम्परेचर अचीव हो जाता है या एक ऐसा पॉइंट हमें मिल जाता है जिसके बाद मेरे HNO3 के कॉन्सेंट मतलब HNO3 के कॉम्पोजिशन और पानी के कॉम्पोजिशन के बीच में अब कोई और चेंजेस नहीं आएंगे। मतलब अब और पानी को यहां से मतलब वेपोरेट नहीं कर सकते। सिंपल सी बात आप ये समझिए कि 68% जब आपका HNO3 का कॉन्सेंट्रेशन यहां बन गया, उसके बाद आप और फर्दर उसको कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। सिंपल सी बात अभी आप यहां पे ये समझे। लेकिन हम तो चाहते हैं कि उसको और कॉन्सेंट्रेट करना, तो क्या करेंगे, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने के लिए हम एब्जॉर्प्शन टावर के अंदर ही थोड़ा और NO2 ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से वो NO2 आपके पानी से मिलके और नाइट्रिक एसिड बन जाए। तो बाय वेट आपका नाइट्रिक एसिड और बढ़ जाएगा और इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इसको फर्दर और कॉन्सेंट्रेशन में लाने के लिए हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज H2SO4। ये जो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हम यहां पर इस्तेमाल करते हैं, एक्चुअली में ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है जिसका काम क्या होता है, डिहाइड्रेट करना, मतलब इसके अंदर के पानी को खत्म करना। तो जैसे जैसे हम इसके पानी को खत्म करते जाएंगे तो ऑब्वियस है ना कि ये मेरा HNO3 की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ती जाएगी। तो फाइनली जो लास्ट में हमें एक मिक्सचर मिलता है जिसमें NO2 का गैस भी मौजूद है, जिसके अंदर HNO3 एज एसिड भी हमारे पास है। इन दोनों के मिक्सचर को हम कहते हैं द फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, और ये लगभग 98% तक हमें यहाँ पे मिल जाता है।
ये बहुत ही हाईली कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म के अंदर है, बिकॉज इसमें काफी हद तक जो पानी है वो हमने इवेपोरेट करके खत्म कर दिया। सिर्फ लगभग 2% आपको यहाँ पे मिलेगा, बाकी सारा हमने इसमें से खत्म कर दिया होता है। तो आई होप आपको ये जो लाइन यहाँ पे लिखी है कि नाइट्रिक एसिड अप टू 98%, जो कि फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड का मतलब होता है एक ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर आपका HNO3 भी है प्लस NO2 भी है, वो हमें मिलता है जैसे कैसे, बाय डिस्टिलिंग 68% HNO3 ओवर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब ये कि 68% HNO3 करने के बाद उसमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 डाला जाता है, बिकॉज ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है जो कि इसके पानी को और ज्यादा खत्म कर देगा और जिसकी वजह से इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो आई होप आपको ये जो पर्टिकुलर लाइन यहाँ पे लिखी हुई है वो अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट है ये कि अगर आप फिर भी चाहते हो कि नहीं मुझे 100% नाइट्रिक एसिड प्योर फॉर्म में चाहिए, तो वो भी कर सकते हो। कैसे? आपने बस क्या करना है कि इसको एक्सट्रीमली कूल डाउन कर दीजिए, इतना कूल डाउन कर दो कि जब तक हमारे पास प्योर नाइट्रिक एसिड के क्रिस्टल बनने शुरू नहीं हो जाए, और वो जो टेम्परेचर है जहां पर हमें जो क्रिस्टल मिलके इससे सेपरेट होने शुरू हो जाते हैं वो है हमारा -42 डिग्री सेल्सियस। सो ऐसा करने से आप अपने नाइट्रिक एसिड को प्रॉपर 100% कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में ला सकते हो। अदरवाइज जो मैंने अभी आपको मेथड बताया है, आई होप आपको वो समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमने सिर्फ कुछ दो इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में बेटा यहाँ पे डिस्कशन करनी है। देखिए, सबसे पहला नोट तो बेटा आपका यही है कि हम, अगर आपने देखोगे पूरे प्रोसेस के अंदर हमने बार बार हवा 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 इसमें ऐड करी है। ऐसा क्यों? प्रॉब्लम यह है कि जो हवा हम इस्तेमाल कर रहे हैं ऑफ कोर्स वो फ्री ऑफ कार्बन है, ऑफ कोर्स उसमें डस्ट पार्टिकल नहीं है, बट उसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो बहुत ही कम होती है। लगभग पूरे हवा का 1/5 जो पार्ट है वो आपका ऑक्सीजन होता है, जिसकी वजह से में ज्यादा अमाउंट ऑफ हवा की रिक्वायरमेंट होती है ताकि प्रॉपर ऑक्सीडेशन आपका टेक प्लेस कर सके। और बार बार ऑक्सीडेशन करनी पड़ रही है, इसलिए तीनों चैम्बर के अंदर हमें हवा को पास करनी पड़ रही है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जो एब्जॉर्प्शन टावर है जो हमारा, जहां पे NO2 को पानी से मिलाकर हमने अपना नाइट्रिक एसिड बनाया था, उसमें क्वार्ट्ज क्रिस्टल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसा क्यों? क्वार्ट्ज क्रिस्टल की सबसे बड़ी खास बात यह है कि वो एसिड रेजिस्टेंट होता है, मतलब एसिड जो है वो उसके साथ रिएक्ट नहीं करता। और ये जो लेयर की फॉर्म में इसको अरेंज किया गया है, इसका काम यही होता है ताकि मेरा जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसमें एंटर कर रहा है वो प्रॉपरली और यूनिफॉर्मली पानी में मिक्स हो सके। इसलिए हम यहां पर क्वार्ट्ज जो क्रिस्टल है उनको लेयर के फॉर्म में वहां पर इस्तेमाल करते हैं। सो आई होप आपको ये सब अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और अगर अभी भी नहीं आया डोंट वरी, मैं एक बार पूरा प्रोसेस आपको अच्छी तरह दोबारा एक बार समझा देता हूं। तो ये जो फ्लो चार्ट है, इस फ्लो चार्ट की हेल्प से आप आसानी से सब कुछ अच्छी तरह समझ जाएंगे। देखिए, पहला स्टेप तो बहुत सिंपल है कि हम ड्राई HNO3 और साथ में ड्राई एयर जो हमारा डस्ट फ्री होना चाहिए, कार्बन फ्री होना चाहिए, प्रोपोर्शन क्या है 1:10 बाय वॉल्यूम जो है इसमें से मुझे पास करना है। उसको कैटालिटिक चैम्बर में डाला जाता है। जब उसको कैटालिटिक चैम्बर के अंदर डालेंगे तो प्लेटिनम एज अ गोज वहां पे रखा होता है, जाली रखी होती है, और 700 से 800 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर मेंटेन्ड है। और जब हम उसमें से पास करते हैं तो नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो है वो आपको यहाँ मिल जाता है, प्लस आपके पास पानी मिलता है। और साथ ही साथ ये जो डेल्टा यहाँ पे बनाया गया है, ये जो आप ट्रायंगल यहाँ देख रहे हो उसको डेल्टा बोलते हैं। ये क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है इसलिए प्लस डेल्टा लिखा जाता है, ये हीट फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर ये क्या होगा, हीट जो है वो आपकी लिबरेट होगी। क्लियर? इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, इसके नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम जो हमारे को यहां पर मिल चुका है NO, उसको हम हीट एक्सचेंजर से पास करते हुए अपने ऑक्सीडेशन चैम्बर के अंदर डालते हैं। आप भी जानते हो ऑक्सीडेशन चैम्बर के अंदर हम टेम्परेचर को लगभग 50 डिग्री सेल्सियस में मेंटेन करते हैं, और जो NO है वो आपका फर्दर ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है, जिससे आपका NO2 तैयार होता है। एंड फाइनली उसको हम भेजते हैं एब्जॉर्प्शन टावर के अंदर। तो हमारा NO2 जो है वो हमारे जो पानी, जो वार्म वाटर ऊपर से स्प्रिंकल हो रहा है उसके साथ अच्छी तरह मिलता है। इसके अंदर हमारे क्वार्ट्ज के लेयर के फॉर्म में, वहां पे लेयर्स की फॉर्म में हमारे क्वार्ट्ज क्रिस्टल रखे जाते हैं। वो इसलिए ताकि जो हमारा NO2 है वो पानी के साथ अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो सके, और जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल वो एसिड से रिएक्ट नहीं करता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और फर्दर हमारे पास HNO3 मिल जाता है। और मैंने आपकी इसकी कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बता दिया कि किस तरह से आप इसको चाहें तो उसको कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये सारा प्रोसेस जो है वो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया ओस्टवाल्ड प्रोसेस को। इस ओस्टवाल्ड प्रोसेस के थ्रू या इसकी हेल्प से हम बहुत लार्ज स्केल के अंदर हमारे नाइट्रिक एसिड को प्रोड्यूस कर सकते हैं।
और यहां से निकले हुए नाइट्रिक एसिड को ही हम अपने लेबोरेटरी के अंदर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो कलरलेस होता है नीचे के अंदर। अगर आपको याद हो, लेबोरेटरी के अंदर जो हमने तैयार किया था वो थोड़ा येलोइश कलर का था, क्योंकि उसके अंदर NO2 था। तो NO2 को बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ड्राई एयर को या CO2 को उस सॉल्यूशन में से पास करते हैं, जिससे जो उसके अंदर का NO2 है वो बाहर निकल जाएगा, इससे वो कलरलेस होता था। तो वो मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो में आपको समझा चुका हूं, तो अब मैं वो फर्दर नहीं बताऊंगा। बट द थिंग इज, आई होप आपको ये सब अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।